हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत कुमार और आज का डिस्कशन हम आगे स्टार्ट करते हैं। हालांकि जैसे हमने कल पढ़ा था, कल या प्रीवियस वीडियो में, कि यूनिट्स क्या होते हैं और बेसिक्स यूनिट्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिक यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में के डिफिनेशंस वगैरह हम जान गए थे और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये जान गए थे, और इनके हेल्प से कौन कौन से डेराइव्ड यूनिट हम आगे डेराइव करते हैं। तो चलिए हम आगे कुछ और टर्म्स को देखते हैं, और उन टर्म्स को देखने के लिए हमें कुछ और चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देखिए, जो आपने देखा था कि लेंथ जो होता है उसको मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन मीटर के ही कई सारे फॉर्म्स होते हैं, उनके उसके छोटे छोटे डिविजन्स हैं। तो हम उन डिविजन्स के बारे में आज थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, देखिए, इसमें हम बेसिकली ये देखें कि जो लेंथ में हमने क्या क्या यूज़ किया था, मीटर यूज़ किया था, लेकिन सम टाइम होता क्या है कि हमें छोटी से छोटी क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि मीटर तो एटलीस्ट कम से कम इतना होता है। अब इतना तो हर चीज़ तो हो नहीं सकती, तो इसको हम भी करना क्या है कि हम इसको और छोटे पैरामीटर्स में भी देखने पड़ते हैं। तो हम मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्मीमीटर में। कहने का क्या मतलब है कि उसके छोटे यूनिट्स और बड़े यूनिट्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक होता है माइक्रोन। ये माइक्रोन जो होता है ये मीटर का ही एक पार्ट होता है, लेकिन अगर हम मीटर को माइक्रोन में कन्वर्ट करें तो उसके लिए कुछ टर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं। कहने का क्या मतलब है कि देखिए, एक माइक्रोन इक्वल टू होता है 1/10⁻⁶ मीटर, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। वो ऐसे लिख सकते हैं कि 10⁻⁻6 मीटर, मतलब एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, अगर अब आप कहेंगे कि सर ये तो और छोटा हो गया। अगर ठीक है, हमें माइक्रोन में नहीं देखना है तो हम सेंटीमीटर में देखते हैं। तो सेंटीमीटर में देखने के लिए हमें इन सब चीज़ों को फिर से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, तो एक माइक्रोन इक्वल टू अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 10⁻⁻4 मीटर होता है। ये एक अलग अलग स्टेज में मीटर्स का ही एक अलग छोटी पैरामीटर्स, छोटी यूनिट्स हैं। ठीक है, उसमें होता है, एक और होता है, सेकंड भी आते हैं, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, देखिए पहले लिख लेते हैं। एंगस्ट्रॉम को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए 1 एंगस्ट्रॉम अगर लिखना हो तो ए लिख के ऊपर एक छोटी सी बिंदी दे देंगे, सर्कल छोटी सी हम यहाँ पे आगे दे देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये जो होती है एक एंगस्ट्रॉम का मतलब अगर हम इसको मीटर में देखें तो ये 10 के पावर में -10, यानी कि 1/10 मीटर, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में लिखें 10 के पावर में -10 मीटर। देखिए, ये माइक्रोन को हम मीटर में देखें, सेंटीमीटर में देखें। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को हमने ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं, इसके बाद इसको मीटर में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या है, ये इस मीटर को हम फर्दर सेंटीमीटर में लिखेंगे। इस मीटर को हम फर्दर सेंटीमीटर में भी लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 10 की पावर में 8 माइनस के साथ सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। अब देखिए, पहला माइक्रोन हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या हो सकता है आपका, तीसरा हो सकता है आपका फर्मी। आपने फर्मी का नाम सुना होगा, क्योंकि देखिए ये भी लेंथ की छोटी से छोटी इकाई होती है। ठीक है, इन छोटी इकाई के बारे में हम इस चीज़ को आगे से अच्छे से, अभी हमें बस अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट ही देखना है, क्योंकि हमें आगे इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। ठीक है,
देखिए आगे क्या है, 1 फर्मी। 1 फर्मी, ये फर्मी, एक फर्मी में क्या होता है देखिए, ये बेसिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 FM, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू पावर में -15 मीटर। ये इतनी चीज़ें हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, देखिए ये सारी छोटी यूनिट्स हैं। अब हम बड़ी यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए हालांकि हम ये जानते हैं कि ये जो लाइट ईयर जो होता है वो एक डिस्टेंस का एक मतलब बड़ी यूनिट्स है। लाइट से भी बड़ी होती है पारसेक, लेकिन हम पहले लाइट्स के बारे में जानते हैं। आपने सुना होगा कि जो भी हेवनली बॉडी होती है, हेवनली बॉडी का मतलब जो हमारे यूनिवर्स में जितने भी मतलब बॉडीज़ हैं, उनके रिस्पेक्ट में हम अगर किसी चीज़ को देखें तो उनको हम मीटर किलोमीटर में तो माप नहीं सकते, क्योंकि वो इतने दूर होते हैं कि उसके लिए हम किसी और चीज़ का सहारा लेते हैं, ठीक है। उस चीज़ का है, उसका जिसका नाम है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, देखिए एक साल में अगर कोई भी लाइट की बीम, ठीक है, जितनी दूरी तक ट्रेवल करती है उसी को हम लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। तो एक साल में लाइट द्वारा, किसी एक पर्टिकुलर लाइट द्वारा तय की गई दूरी को ही लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1 और लाइट ईयर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है इसको। अब देखिए इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब सर इसमें मीटर में क्या होता है, तो मीटर में भी देखना ज़रूरी है हमें। तो इसको लिखते हैं 9.46 मल्टीप्लाई 10 टू पावर। अब देखिए ये कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है, तो हम यहाँ माइनस में नहीं जाएंगे, हमें इस चीज़ को प्लस में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें थी मीटर से छोटी क्वांटिटी थी, इसलिए हमें अपॉन में जाना पड़ा। लेकिन ये मीटर से छोटी क्वांटिटी तो है नहीं, तो ये बड़ी क्वांटिटी, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, लाइट ईयर, इससे ही बड़ी क्वांटिटी आती है, उसका नाम है पारसेक, ठीक है। 1 पारसेक, ये पारसेक जो होता है, अब एक पारसेक जो होता है, अब इसमें क्या होता है, देखो इससे बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि हम इस पर लाइट ईयर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, फिर इसके मीटर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो हम पहले लाइट ईयर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं 3 पॉइंट में। देखिए ये जो है ये लाइट ईयर से भी बड़ी क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है ये उससे बड़ी होगी, ठीक है। 26 लाइट ईयर, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम ये देख रहे हैं कि सम इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ, ये जितनी भी क्वांटिटी हैं ये सब के सब पैरामीटर्स हैं, किसी भी डिस्टेंस के को मेजर करने के लिए। तो हमारी बेसिक्स यूनिट है वो मीटर है, और उससे बात नहीं बनती है तो हम और छोटी में जाते हैं सेंटीमीटर में। मतलब जैसे जैसे आवश्यकताएँ होती हैं हम मीटर को फर्दर कन्वर्ट करते रहते हैं। अब इसको अगर लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 3.26 इंटू ये पूरी की पूरी लाइट ईयर का वैल्यू, इसके बाद उसको लगा देंगे मीटर में, ठीक है। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमने तो ये तो देख लिया कि जो सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ जो होते हैं, मतलब या लेंथ जो हमारे होते हैं उनको हमने डिफरेंट स्टेजेस में देख लिया कि अगर बड़े होते हैं तो क्या हमें यूज़ करना है, छोटे होते हैं तो क्या हमें यूज़ करना है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे बेसिक्स कन्वर्जन फैक्टर है। अब ये देखिए वो तो लेंथ का हो गया, हम यहाँ पे मास का देखेंगे, ठीक है। अब मास में क्या होता है, आप हालांकि आप जानते हैं कि मास जो होती है उसे हम केजी में मेजर करते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ केजी में ही मेजर की जाए, क्योंकि हर जो वस्तु होती है वो केजी के पैटर्न में नहीं आ पाए। क्योंकि अगर सपोज दैट कि हम ये डस्टर लेते हैं, ठीक है, तो क्या इसे हम केजी में हम मेजर करेंगे, इसका वेट तो ग्राम्स में होगा।
तो इस ग्राम्स को हम केजी में कन्वर्ट करने की हम और उससे भी छोटे यूनिट्स को हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए 1 केजी जो होता है 2.046 पाउंड होता है। अब ये पाउंड क्या है, हालांकि हमारे देश में, भारत में ये होता क्या है कि हम केजी, ग्राम और मिलीग्राम वगैरह हम चीज़ देखते हैं, लेकिन ये बेसिकली यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो 1 केजी इक्वल टू 2.046 पाउंड और 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम। कहने का क्या मतलब, आप देखते होंगे जब कभी आप केक खरीदने जाएंगे तो जो आपको शॉप वाला होगा वो हमेशा पाउंड में उसका वेट बताता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जो केक होता है वो अंग्रेज़ों द्वारा यूज़ किया हुआ मतलब डिस्क है। मतलब देखिए ये जो डिश होती है ये हमारे जो केक है ये वहीं पे उसका निर्माण पहली बार हुआ था, इसलिए उसको वो लोग मतलब पाउंड में ही मेजर करना स्टार्ट किए। इसलिए आज भी हम कहीं जाएंगे तो 1 पाउंड का केक मिलता है। अगर 1 पाउंड का केक है तो उसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो इतना होता है, ठीक है। अगर 1 केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ये तो होगा केजी को पाउंड में कन्वर्ट किया, पाउंड को ग्राम में कन्वर्ट किया, 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना, यानी कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1/1000 ग्राम, यानी कि 10⁻³ ग्राम, ठीक है। आगे देखिए ये जैसे मिलीग्राम हो गया वैसे सेंटीग्राम हो गया, जैसे वहाँ पे सेंटीमीटर होता था तो वो लेंथ के केस में होता था, लेकिन ये हमारा क्या है, हम ये मास के केस में देख रहे हैं तो इसको सेंटीग्राम देखेंगे, ठीक है। सेंटीग्राम में 1/100 ग्राम हो गया, 10⁻² ग्राम, ठीक है। 1 डेसीग्राम इक्वल टू क्या होता है 1/10 ग्राम। ये इतनी सारी चीज़ें ये कन्वर्जन है, हालांकि और भी कन्वर्जन्स होते हैं लेकिन हमने बस कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं। और आप लोग देखते होंगे कि जो हम लोग गेहूँ, चावल और ये सब चीज़ें जितने भी चीज़ें होती हैं इसको हम क्विंटल में मेजर करते हैं। तो 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी और 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 1000 केजी। तो ये जो बेसिक्स कन्वर्जन है ये हमारे बेसिकली बहुत सारी जगह यूज़ किए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि देखिए ये जो चीज़ है हम अधिकतर ही हम चावल गेहूँ के केस में या फिर सीमेंट वगैरह या फिर जैसे है बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं उसको हम मेजरमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं, हमने तो लेंथ समझ गया, यूनिट समझ गए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए आप ये समझते हो कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं ये 3D 4D डायमेंशन में होती है। बेसिकली हम लोग बचपन तक 3 डायमेंशनल ही चीज़ें यूज़ करते हैं, हालांकि होती 4 डायमेंशन भी है। हालांकि अभी और डायमेंशन है कि नहीं है वो आगे रिसर्च का विषय है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक अभी हम लोग जान पाए हैं वो बेसिकली 3 डायमेंशन होती हैं। देखिए हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमारा क्या हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बेसिकली अगर 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड डायरेक्शन हो गया। देखिए अच्छा से हम कोई भी क्यूब लेते हैं, ठीक है। क्यूब अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ये स्क्वायर हो गया, इसको क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्क्वायर की चीज़ हो और वो ऐसे रखी गई है। इसी को देखिए अगर 1 डायमेंशन है तो उसको 1D बोलते हैं, 2 डायमेंशन हो तो उसको 2D बोलते हैं, 3 डायमेंशन हो तो उसे 3D बोलते हैं। देखिए यही है 1D 2D और 3D। इसका मतलब क्या है, 3D का मतलब हमें वो जो वस्तु होती है, जैसे सपोज दैट ये, ठीक है, ये क्या है मोस्टली क्यूबॉइड है, ठीक है। इसका क्या है लेंथ है, ठीक है, ये हाइट हो गई इसकी और ये क्या हो गया ब्रेथ हो गई। कहने का क्या मतलब है कि जिसकी
जिसको हम 3 कोऑर्डिनेट से डिनोट कर सकते हैं वो 3 डायमेंशनल होता है। और जिसको सिर्फ अगर सपोज दैट ये वाइट बोर्ड हो गया तो ये 2 डायमेंशन है, ऐसे है सिंपल सा। इसमें ये लेंथ हो सकता है, ये ब्रेथ हो सकता है, या फिर ये हाइट हो सकती है, लेकिन जो भी होगा इसमें सिर्फ 2 ही होगा, ठीक है। अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें तो ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन या फिर कोई भी लाइन, ठीक है। ये 1D हो गया आपका, ये 2D हो गया और ये 3D हो गया, ठीक है। देखिए अब ये D क्या है, D को ही डायमेंशन बोलते हैं। ये जो डायमेंशन होता है ये जो हमारे डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये जो डायमेंशन होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि हमें उन चीज़ों को क्या क्या कैसे हम इनके साथ ट्रीट करना है, ठीक है। 2D को हम कभी 3D में इमेजिन नहीं कर सकते हैं, 1D को हम कभी 2D में इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 1D है इसी की हेल्प से हम हर चीज़ को आगे ड्रॉ करेंगे। जैसे सपोज दैट ये 1D हो गया, ठीक है। 1D की लाइन हमने ऐसे खींची है हॉरिजॉन्टल, इसी को अगर हम ये ऐसे वर्टिकल लिखते हैं फिर यहाँ पे एक वर्टिकल ला दें और यहाँ ला दें, देखिए 1D ही अगर इसमें 4 1D लाइन अगर यूज़ किया गया क्या 2D में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से अगर लिखेंगे तब अगर इसको अगर ये सपोज दैट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये x डायरेक्शन में हो गया, ये y डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, ये मतलब x y डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन, ठीक है। अब तीसरा जो डायमेंशन होगा यानी कि ये इसके बाहर की तरफ आएगा। जैसे ये कहने का मतलब क्या है कि जैसे आउट ऑफ द प्लेन, मतलब वाइट बोर्ड के बाहर की तरफ जो भी क्वांटिटी आएगी उसमें क्या होगा कि ये बाहर की तरफ आएगा। तो अब इसको तो हम 2D प्लेन में तो हम दिखा नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं और यहाँ से इस तरीके से हम ये दिखा लेते हैं। अब आप देखेंगे तो ये आपको थोड़ी सी उस तरीके से दिखाई देने लगी होगी कि ये 3D है, ठीक है। यानी कि ये तो x डायरेक्शन में हो गया, ये y डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है, ये वाली जो लाइन है, ये z डायरेक्शन को डिनोट करेगी। अब कुछ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि डायमेंशन में इसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली अब डेफिनेशंस के बारे में, इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए हम आगे ये देखते हैं कि डेफिनेशंस में क्या क्या होते हैं। देखिए डायमेंशन के डेफिनेशंस होते हैं, टू पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम रिटेन एज। देखिए कहने का मतलब है क्या है कि जो भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको एक डिफरेंट टर्म्स, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखने के बाद हम इसको आगे फर्दर एलोबरेट करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। डायमेंशन, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो डायमेंशन होता है इसको हम कैसे ले लिख सकते हैं, टू पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स देखिए फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, mass length and time can be written as कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए
मास को हम कैपिटल M से लिखते हैं, ठीक है, लेंथ को कैपिटल L से लिखते हैं एंड टाइम को कैपिटल T से लिखते हैं। ये चीज़ें होती हैं। अब कैन बी रिटन एज मास को कैपिटल M, लेंथ को कैपिटल L और टाइम को कैपिटल T, ठीक है, विच इंक्लूड देयर नेचर एंड देयर नॉर्म। कहने का क्या मतलब है, ये जो चीज़ें हैं इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये आपके डायमेंशंस हो गए, ठीक है। अब इनको कैसे देखिए, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। देखिए एरिया जो होता है क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ ही होता है, क्योंकि अगर एरिया जो होता है उसको ए से लिखते हैं। देखिए ये लेंथ, हमने आपको कल बताया था कि लेंथ को ब्रेथ के टर्म में लिखा जा सकता है। इसके कहने का क्या मतलब है, देखिए ये जो ब्रेथ है इसको भी लेंथ लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग अलग दिखाने के लिए बस लिखते हैं, क्योंकि देखिए ये जो आपकी जो लेंथ है ये क्या होती है, इसको हम मीटर में लिखते हैं, ये भी तो मीटर में ही होता है हमारा, तो ये भी मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है। तो इन दोनों के बदले अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसको L से लिखते हैं और इसको भी L से लिखते हैं, और चूँकि ये सिंगल पावर में है तो 1 और ये 1, इसके पावर में 1 लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, और देखो ये जो डायमेंशन जो होता है ना उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हमेशा से ही स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है। हालांकि आप ऐसे नॉर्मली आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जा सकता है। अब देखिए हमारे पास क्या है डायमेंशन में, लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। यहाँ पे मास और टाइम तो है नहीं, लेकिन उन चीज़ों को भी हम लिख सकते हैं। कैसे, देखिए पहले तो हम ये लिख लेते हैं L की पावर में 2 स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखिए ये तो आपका लेंथ का टर्म हो गया, लेकिन अगर हम इसको कंप्लीट फॉर्मूले में अगर डिनोट करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए M, L और T हम इसके टर्म में लिखेंगे, M, L और T, इसके पावर में 0 लगा देंगे, इसके पावर में 0 लगा देंगे और ये 2 लगा देंगे। ये हो गया एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आप 0 क्यों लगाएं, क्योंकि हम डायमेंशन को इन सब चीज़ों में डिनोट करते हैं, इसीलिए हम इसको अगर पूरे कंप्लीट दिखाना चाहें तो हम इसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, किसी भी क्वांटिटी के पावर में 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 इंटू एनी क्वांटिटी इज सेम क्वांटिटी मतलब आ जाती है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये आगे बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ है, ठीक है। तो फर्दर हम आगे चीज़ें में चलते हैं, ठीक है। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि डायमेंशंस क्या होते हैं, उनको कैसे डिनोट किया जाता है और उन्हें कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए डायमेंशंस को पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स भी कह सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो डायमेंशंस होते हैं वो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को ऐसे ही लिखें, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन अगर हम लेकिन बेसिकली हम ये सब चीज़ें इस तरीके से लिखते हैं ताकि इसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो सके, ठीक है। तो इसको एक अलग तरफ से भी, मतलब जैसे कि किसी भी चीज़ के अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं, वैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स भी इसको बोलते हैं, पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स भी आप इसे बोल सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड, वो एक अलग डेफिनेशन था और मैं इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डायमेंशंस
ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए डायमेंशंस ऑफ एरिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की पावर। एरिया को हम क्या लिखते हैं, मास। देखिए मास के टर्म में लिखेंगे आपके मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम, इन ये सब चीज़ें, मास, लेंथ एंड टाइम, इतनी चीज़ों के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर देखिए डेंसिटी। डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, डेंसिटी के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डेंसिटी के लिए क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे ये सब लोग जानते होंगे, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब मास का क्या है, वॉल्यूम का क्या है, देखिए इसको अलग ले लेते हैं। मास में क्या आता है, मास को हम किससे डिनोट करते हैं, सिर्फ सिंपली एम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम होती है वो 3 डायमेंशनल क्वांटिटी होती है। ठीक है, वॉल्यूम जो होती है L इंटू एल इंटू एल, या फिर L इंटू बी इंटू एच। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला तो सबका एक ही है, तो अगर हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एल स्क्वायर हो जाता है। इसको करेंगे तो एल, बी और एच, चूँकि ये तीनों ही लेंथ के ही अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो हम इनको लेंथ के टर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बदले एल स्क्वायर, सॉरी यहाँ एल क्यूब होगा, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एल, ये ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को डायरेक्टली इसमें पुट कर देते हैं। मास की जगह पे क्या लिखेंगे, m, और वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे, एल क्यू। ठीक है, तो चूँकि इसको अपॉन में लिख के तो छोड़ नहीं सकते हैं। अब हमें, चूँकि हमें मास के टर्म में लिखना है, लेंथ के टर्म में लिखना है, टाइम के टर्म में लिखना है, तो हम इसको एक कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में लिखने के लिए ये अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये m हो गया, m l t, हालांकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए हम इसमें पावर्स लगाएंगे, इसमें पावर्स क्या है 1, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है, माइनस में 3 है, क्योंकि ये अपॉन में था तो ऊपर जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा 0। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला ये हुआ आपका। ठीक है, ये हो गया आपका डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। अब इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ऐसे इसको कैसे लिखते हैं तो आगे हम फर्दर और डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें क्वांटिटी आती हैं, जो कि उनको कैसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम फिर इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स है, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम आगे देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला एंड यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, एंड यूनिट्स, सॉरी, एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है,
अब हम इसको आगे देखेंगे कि मतलब क्या क्या होता है। तो पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला का डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली यही होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास, टाइम एंड लेंथ, मतलब इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वांटिटी के लिए क्या क्या हम डिनोट करते हैं, हम इन्हीं चीज़ों के रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। इसमें यही होता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एक्सप्रेशन अलोंग विथ पावर। एंड देखिए इसको हम इस तरीके से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन, देखिए इसमें क्या होता है आपका कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये चीज़ें हमें फ्यूचर में हमें यूज होती हैं, ठीक है। along with पावर्स, ठीक है, पावर्स ऑफ मास, या फिर इसको पावर लेते हैं, पावर ऑफ मास, ठीक है, टाइम या फिर लेंथ एंड टाइम, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं इस तरीके से, देखिए हमने जो भी डायमेंशनल फार्मूला लिखा है मास, लेंथ एंड टाइम के रिस्पेक्ट में लिखा है, जो विच इंडिकेट्स ठीक है, विच इंडिकेट्स हाउ फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, हाउ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, हाउ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये बेसिकली चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग फॉर्मूला लिख के हम इसको देखते हैं कि उनको कैसे कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं स्पीड आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ये सिंपली आप सबको पता है। स्पीड क्या होता है, अब देखिए डिस्टेंस, हम इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे आगे। डिस्टेंस अपॉन में क्या हो गया, टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखिए डिस्टेंस सिंपली क्या होता है, लेंथ होता है, टाइम क्या होता है, टी होता है, बस यही दो चीज़ें हैं इसमें। तो ठीक है, हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस को लेंथ लिखते हैं, टाइम को टी। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि डायमेंशन को लिखने का यही एक सही तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या एब्सेंट है, यहाँ पे क्या मास एब्सेंट है, लेकिन हम उसको भी लिखेंगे क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला ही होता है, मतलब डायमेंशनल डेफिनेशन ही होता है कि जिससे हम फंडामेंटल यूनिट्स को मास, लेंथ एंड टाइम के टर्म में लिखते हैं, ताकि हमें हर चीज़ें समझ में अच्छे से आए, ठीक है। तो हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं एम, एल और टी, ब्रैकेट भी लगा लेते हैं ताकि हम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए m है, अगर m नहीं है तो इसके पावर हम 0 कर देते हैं, ताकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 इंटू मल्टीप्लाई एनीथिंग रिमेन सेम क्वांटिटी, ये क्या 0। यहाँ पर देखिए l, देखिए l क्या है, ऊपर है, तो इसके प्लस में 1 लिखेंगे 1, लेकिन टाइम क्या है इसके अपॉन में, तो जो 1 अपॉन में होते हैं उसके पावर में क्या हो जाता है, -1 हो जाता है कि नहीं। अब देखिए ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया किसका, स्पीड का। कहने का मतलब क्या है, ये हमें ये बताता है कि जो स्पीड होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का क्या मतलब, देखिए
अगर मोमेंटम में जाएंगे वो तो मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि मोमेंटम p इक्वल टू एम वी होता है, लेकिन स्पीड मास से इंडिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखें लाइट में क्या होता है, एक फोटोन होता है जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। हालांकि आप आगे पढ़ेंगे, ये फोटोन जो होता है इसकी जो रेस्ट मास होती है, देखिए फोटोन के कुछ मास होते हैं, लेकिन ये मास तभी इसके डिनोट किए जाते हैं जब ये ट्रैवल कर रहा हो। अगर लाइट अगर किसी सरफेस पे आके स्टिक कर जाए, हालांकि स्टिक तो करती नहीं है, लेकिन स्टिक कर जाए, इस इंस्टेंट पे इसका मास जीरो हो जाता है। इसको मासलेस बॉडी कहते हैं। कब? जब ये ट्रैवल नहीं कर रहा है। यानी कि हम इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं, मास ला स्पीड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। क्या है कि स्पीड जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ डिस्टेंस एंड टाइम पे डिपेंड करता है। अब जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी चलेंगे, कितने टाइम में चलेंगे, इसी पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि कोई अगर बड़ी गाड़ी है तो उसकी स्पीड देखिए, आप देखेंगे जो स्पीडोमीटर होता है उसमें कहीं मास का मेंशन ही नहीं होता है, सिंपली एक मीटर होता है। देखिए याद कराते हैं, सिंपली एक या तो डिजिटल मीटर या फिर हम एनालॉग की बात करते हैं, एक मीटर होता है, यहाँ पे एक निडल होती है और यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब जहाँ तक जाए। अगर ये 10 20 30 40 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं होता है कि उस व्हीकल का जो वेट है वो इतना है इसलिए उसकी स्पीड इतनी होगी। अगर आप देखेंगे कहीं भी तो ये नहीं दिखता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। अब देखिए अगर हम इसको किसी इक्वेशन के टर्म में लिखें तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम अब देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन में यही होता है, जैसे कहने का क्या मतलब है, किसी भी देखिए डायमेंशनल फार्मूला में ये होता है कि हम उसको इंडिविजुअल टर्म में इंडिकेट करते हैं, लेकिन डायमेंशनल इक्वेशन में सब वोल्टेज डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, इन सब चीज़ों को एक कंबाइंड फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसी डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। और ये जो इसकी एक बड़ी सी टेबल है। ठीक है, इस टेबल्स को हम आगे देखते हैं। ठीक है, पहले हम डायमेंशनल इक्वेशन देखते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया आपका डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम आगे देखते हैं। इक्वेशन obtained by equating the physical quantity, an equation obtained by equating the physical quantity। देखिए the equation equate by the physical quantity with its dimensional formula, with its dimensional formula। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन, इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। कहने का क्या मतलब है,
डायमेंशनल इक्वेशन का डिफरेंस क्या होता है? एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल। इक्वेटिंग का मतलब क्या होता है? आप कंपेयर का नाम सुने हैं, ठीक है? कि देखिए कहने का क्या मतलब है कि कोई क्वांटिटी जैसे ये है ए, अगर बी है, ठीक है? इक्वेटिंग का मतलब क्या होता है कि इनके कोफिशिएंट और इनके कोफिशिएंट, ठीक है? अगर सपोज दैट ये दोनों x के साथ डिनोट किए गए हैं, ठीक है? सपोज दैट कि इनका फंक्शन x है और इसका फंक्शन x है, ठीक है? अगर हम इसके इक्वेटिंग टर्म यूज करेंगे तो कहने का क्या मतलब है? हालांकि ये दोनों ऐसे दिखने में तो नहीं लग रहे हैं कि ये दोनों एक ही क्वांटिटी हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इक्वेटिंग की बात करें, तो यानी कि ये दोनों के दोनों x के फंक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि a कैन बी रिटन एज b। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मतलब नॉर्मली अगर आप देखना चाहें तो इसको ये कह सकते हैं कि आप काट देंगे इसे, लेकिन ऐसे काटेंगे नहीं, ये काटना गलत होता है। ये हम यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन हम इसे इक्वेटिंग यूज़ करते हैं, मतलब इसके बदले में इसको लिखा जा सकता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अब धीरे धीरे कि ये कैसे लिखते हैं। तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि हम इसको काट देंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, इस तरीके से हम इसको डिनोट जरूर कर सकते हैं। अगर आप बेसिक चीज़ें समझने की अगर बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इसके लिए हम ये चीज़ें और इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि आपका एरिया हो गया, इसके बाद मास हो गया, इसके बाद डेंसिटी हो गया, इसके बाद वेलोसिटी हो गया। इन सब चीज़ों को हम अलग अलग टर्म में डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एरिया। एरिया में क्या होता है? देखिए एरिया में क्या चीज़ें आती हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। हालांकि इसको एल स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन हमें इनको क्या लिखना है? फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? एम एल एंड टी लिख देंगे पहले। एरिया में क्या आता है? सिर्फ एल आता है, तो बाकी क्या करते हैं? जीरो अप कर देंगे, ठीक है? ऐसे ही हम डेंसिटी को लिखेंगे। हम डेंसिटी को जब लिखेंगे तब डेंसिटी में क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। हालांकि हमें तो लिखना है तीनों के टर्म में, तो हम क्या करेंगे? मास के पावर में 1 लगाएंगे, वॉल्यूम को -3 कर देंगे क्योंकि अपॉन में होता है, और उसको 0 लिख देंगे। अब आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि ये कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को हम इसी तरह डिनोट करते हैं। अब जैसे देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसमें क्या लिखते हैं? देखिए मीटर को क्या है? लेंथ की यूनिट है। और देखिए सॉरी, मैंने भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला, वो एक्सेलरेशन का होता है। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है? तो मीटर पर सेकंड में क्या आता है? लेंथ आ रहा है और टाइम आ रहा है, बस यही ना। मास का कोई मैटर ही नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्पीड बताया। देखिए स्पीड और वेलोसिटी में बस इतना सा अंतर है, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस इतना सा अंतर है। बाकी दोनों का काम एक ही है, बस एक डायरेक्शन एक स्पेसिफाई कर देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी? स्केलर हो जाएगी, ठीक है? तो इसको भी एम एल और टी के टर्म में लिखेंगे। यहाँ पे टी -1, ये एल 1 और ये 0, ठीक है? अब आपको डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो अब इनमें से कुछ टेबल्स हैं, हम उनको देखेंगे आगे, ठीक है? तो उन टेबल्स को देखने के लिए, ठीक है, इसको रब करते हैं, ठीक है? हाँ, तो हमने क्या देखा कि टेबल में हमारी क्या क्या चीज़ें थी? पावर्स थे, वेलोसिटी थी, मोमेंटम था, फोर्स था और ग्रेविटेशनल, मतलब जो भी चीज़ें थी जो हमारे फिजिकल
क्वांटिटीज़ हैं उनको इक्वेशन में डिनोट किया जा सकता है, उन सारी चीज़ इस टेबल्स में है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखिए इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब वीडियो रोक के इस चीज़ सारे टेबल्स को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें क्या होता है, अब हर चीज़ों को हम एक साथ तो लिख नहीं सकते, इसीलिए हम इसको अच्छे से स्टडी करने के लिए हम इसको अलग अलग हम इसको लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब इनको लिखते हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, तो क्वांटिटी हैज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। कहने का क्या मतलब है कि ऐसे मान के चले कि एक कैटेगरी हो गई ए, बी हो गई सी। अब इन सब चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में हम डिनोट करते हैं। अब इनमें क्या क्या चीज़ें टर्म्स हैं हम उनके बारे में देखते हैं, इन क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हम पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन कांस्टेंट, क्योंकि कुछ कांस्टेंट भी तो है ना जो हमेशा हमें हर एक फॉर्मूले में हमें दिखाई दे जाते हैं। तो हम उन कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, देखिए डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट ये क्या होते हैं? ठीक है, आप देखें कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी में या फिर फिजिकल इक्वेशंस में जो भी चीज़ें हैं, जैसे फोर्स का ही ले लीजिए, 1/4 पाई Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला होता है उसका। देखिए Q1 और Q2 और r², ये तो सिचुएशन डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं, जगह Q1 वेरी कर सकता है, Q2 वेरी कर सकता है, R वेरी कर सकता है, लेकिन जो कांस्टेंट है 1/4 पाई, ऐसे लिखते तो हैं उसको, K = 1/4 पाई। यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये रिलेटिव परमिटिविटी इन वैक्यूम स्पेस है। ठीक है, वैक्यूम और एयर इसको बोलते हैं। ये तो फिक्स क्वांटिटी होगी ना, इसको हम अगर वैक्यूम और इसके लिए 1 लेते हैं, या फिर और भी अलग अलग चीज़ें, देखिए अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग स्पेसिफाई होता है। ठीक है, तो ये तो सब कांस्टेंट है, तो इसको एक कंबाइंड फॉर्म में हम के लिख देते हैं। इसकी 9.0 ऐसे मतलब समथिंग इसकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कांस्टेंट होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए देर आर फिजिकल क्वांटिटी विथ प्रोसेसेस डायमेंशन एंड हैव कांस्टेंट वैल्यू। इसको मतलब हम लिख देते हैं, देयर आर फिजिकल क्वांटिटी, there are physical quantity which process इसको हम प्लूरल फॉर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि हम एक क्वांटिटी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम सारी क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, which processes dimension and have constant value, which processes dimension and have constant को हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड, जो चेंज नहीं होता है, वैल्यूज। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ये समझ, अब आपको ये देखना है कांस्टेंट होता कैसे, डायमेंशंस का कांस्टेंट कैसे होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, जैसे 2i प्लस में 4j प्लस में 9k। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 2i
आई कैप, यानी कि एक्स की डायरेक्शन में 2, वाई की डायरेक्शन में 4, ये कहीं इधर होगा, के जेड की डायरेक्शन में 9, यानी कि देखिए ये जो होती है ये मैग्नीट्यूड होती है, और मैग्नीट्यूड एक कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। तो यही चीज़ को हम आगे ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। अब हालांकि ये एग्जाम्पल बहुत एप्रोप्रिएट नहीं है, इसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप ये चीज़ समझ जाएं कि कौन कौन सी चीज़ों को हम कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये चीज़ें भी आती हैं। एग्जाम्पल तो हम लिख देते हैं, अभी हम आगे आने वाले फर्दर चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, और भी चीजें हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स हो गया, गैस हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट भी होते हैं, ये जो मैंने बात किया था कि, और बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, मतलब ये सब के सब पाई भी एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। हालांकि हम ETC लिख देते हैं, ठीक है। और भी सारे कांस्टेंट होते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं। आप जैसे जैसे आप फॉर्मूला क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आगे आपके आने वाले टाइम में जितनी जितनी चीज़ें आपको इलाबोरेट होती रहेंगी, आपको चीज़ें समझ में आते जाएंगे। अब हो गया कांस्टेंट के बारे में। जब कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है कि वेरिएबल भी होगा, क्योंकि वेरिएबल एज वेल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही कांस्टेंट को देखा जाता है। क्योंकि अगर कहीं वेरिएबल नहीं है तो हम कांस्टेंट को कैसे इलाबोरेट करेंगे। क्योंकि देखिए कांस्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो एक फिक्स क्वांटिटी होती है, वेरिएबल जो होती है उसके साथ ही मतलब पैरेलल चीज़ें चलती हैं। देखिए कहने का मतलब कि जैसे आप गरीबी को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो आपको अमीरी को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी तो उसके रिस्पेक्ट में आप ये बता सकते हैं कौन गरीब है कौन अमीर है। ऐसे ही आप कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर आप जब जो कांस्टेंट है वो किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है वो किस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। तो वैसे ही जैसे अमीरी और गरीबी का मैटर है कि जैसे हम गरीब को डिफाइन करने के लिए अमीर का एग्जाम्पल देंगे ही देंगे, क्योंकि अमीर जो है उसका रेफरेंस है ना कि आप इसके रिस्पेक्ट में आप गरीब हैं, इसके रिस्पेक्ट में आप अमीर हैं। ये इतनी चीज़ें होनी ही है, ठीक है। आगे देखते हैं अभी कितने बाकी हैं हमारे, ठीक है। हम जल्दी से इसको मतलब कर लेते हैं। ये दूसरा हो गया वेरिएबल, ठीक है, डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है। आगे देखते हैं देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज विच प्रोसेसेस डायमेंशन एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। वहाँ पे क्या था, फिक्स्ड वैल्यू था। इसको फिर शॉर्ट फॉर्म में नहीं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं देयर आर फिजिकल क्वांटिटी quantities, ठीक है, quantities which processes ठीक है, which possesses dimensions and
do not have dimensional and do not have fixed वैल्यू। देखिए कांस्टेंट में क्या था, फिक्स्ड वैल्यू थी, ये हो गया फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये क्या होता है, ए इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में अब वेलोसिटी कैसे होता है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, अब हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, मोमेंटम और भी आगे क्वांटिटीज हैं, ठीक है। आपको अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, जो वेरिएबल क्वांटिटीज थी, ठीक है, जो वेरिएबल क्वांटिटी हैं उनकी वैल्यू हमेशा कॉन्टिन्यूस चेंज होती है। एक्सेलरेशन, आप अपने साइकिल को तेज करते हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, स्लो करते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। वेलोसिटी जो है, अब स्पीड को बढ़ाते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वो वेलोसिटी हो गया। फोर्स, आप ज़्यादा कभी फोर्स लगा सकते हैं, कभी कम फोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। मोमेंटम, किसी भी मास के कारण जिस देखिए मोमेंटम का मतलब होता है P इक्वल टू एम वी, ये मास पे पूरी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, अगर मास को फिक्स रखेंगे तो ये वेरी कर सकते हैं, ये वेरी करेंगे तो मास को भी वेरी कर सकते हैं। कहने के क्या मतलब है, ये सब चीज़ें फिक्स वैल्यू नहीं है। तो हम आगे देखते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट और एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट। कहने का क्या मतलब है, जिनका कोई डायमेंशन ना हो और एक वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करे। देखिए हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, अभी तो ये सीरीज स्टार्ट ही हुई है, अभी इसके कई सारे लेक्चर्स लगेंगे, तब जाके हम हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। देयर आर फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट प्रोसेस डायमेंशन बट हैव कांस्टेंट। कहने का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायमेंशन तो नहीं होता है लेकिन उनकी फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखते हैं, देयर आर द फिजिकल क्वांटिटी there are the physical quantities there are the physical quantities which possesses देखिए कहने का मतलब क्या है, सॉरी, which do not possess होगा यहाँ पे, which do not, मैं वो पीछे वाला याद कर लिया था, which do not possesses dimensional, which do not possess dimension and but have fixed वैल्यू। जो फिक्स्ड वैल्यू है आपकी वो उसमें होगी। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, अब देखिए अभी मैं बता रहा था ना कांस्टेंट के बारे में, पाई, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, कांस्टेंट था ही
numbers. Numbers जैसे कि 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट, वो अल्फ़ाबेट नहीं कि जिनकी कुछ वेरिएबल वैल्यू है, इसको फिक्स्ड बोल देते हैं, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू अल्फ़ाबेट, जैसे ए बी सी डॉट 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 जेड तक, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशंस तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं, वो क्या होती हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल। इसमें क्या होता है, ये कोई बस इससे रिलेटेड ही चीजें हैं। इसमें कह सकते हैं these physical quantities which do not possesses which do not possesses, ठीक है, dimension, dimensions, but have variable value, values मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशंस तो नहीं होता है लेकिन उनके पास क्या है, वेरिएबल वैल्यूज होती है। एग्जांपल के लिए देखें, एग्जांपल के लिए क्या होगा, एंगल, एंगल इनके पास कोई डायमेंशन अपना नहीं है कि क्या हम कभी लिखते हैं कि 5 डिग्री सेंटीमीटर, पाई रेडियन किलोमीटर, ऐसा तो कभी नहीं लिखते हैं। ये डायमेंशन नहीं होते हैं इनके, लेकिन ये क्या है, एंगल जो है ये वेरी करता है, एंगल वेरी करता है। एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ETC। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है किसी फिक्स्ड कंडीशन में, कहने का मतलब है कि देखिए सपोज दैट हम यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर एक अलग कंडीशन डिसाइड कर दी जाए, उस कंडीशन में जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो एक स्पेसिफाई कर दिया गया, यानी कि कहीं पे डिफाइन कर दिया गया कि ये फिक्स्ड वैल्यू यहीं की है, ये ग्रेविटी कहीं और नहीं होगी, कहीं और इसकी वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और तो फिर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, हम इसको दोबारा रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए हम आगे की चीज़ें, आगे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम अब तक यहीं छोड़ते हैं, अब आने नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।